Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So after exercise number 3.2 and 3.3, one exercise is pending before these two exercises, which is 3.1. ये आपकी ओल्ड बुक में 3.1 है. मैच करो, यही एक्सरसाइज है. अब 3.2 और 3.3 में क्या क्या सीखा, जल्दी से बातें नहीं. पूर्णिमा आगे आओ. पूर्णिमा क्या आगे आओ, आगे आओ, जल्दी से आगे आओ, निकल के आगे आओ. उसको बोलने से क्या होगा? जो बोलना है मुझे बोलो. हम्म हम्म. अब बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, न्यू बुक में 3.1 है ना. न्यू बुक में 3.1 है, ओल्ड बुक में 3.2, राइट. ये अपनी ओल्ड बुक है. ठीक है. तो इससे पहले 3.2 एंड 3.3 में हमने क्या क्या कवर किया, फटाफट से उसको रिवाइज करो. और फिर 3.1 में अब क्या सीखना है, पहले उसका एक वो बनाते हैं सिलेबस कि 3.1 एक्सरसाइज में हमको ये टॉपिक्स मिलेंगे. ठीक है. ग्राफिकल मेथड तो मिलेगा ही, साथ में कुछ और टॉपिक्स भी मिलेंगे, राइट. सो एक बार फटाफट से 3.2 एंड 3.3 में क्या सीखा वो कवर करते हैं. ये तो 3.1 है ही सही, जो भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं. 3.1, 3.2 में हमने क्या सीखा बताओ, और 3.3 में क्या सीखा जल्दी बताओ. 3.2 में क्या सीखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड of solving a pair of linear equations in two variables. And 3.3 में क्या सीखा अभी recently? Elimination method of solving a pair of linear equations in two variables. ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर किए. अब 3.1 में क्या क्या सीखना है, पहले वो उस पर फोकस करो. 3.1 में हमें ग्राफिकल मेथड तो सीखना है ही सही, वो तो सीखना ही है. पर साथ में एक टॉपिक और है 3.1 में, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अब आपके 3.4 भी है क्या? चेक करो, जल्दी से चेक करो. इन द न्यू बुक है? नहीं है? नहीं है. ठीक है. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के देखो कुछ क्वेश्चंस आगे 3.4 में भी हैं. अब बातें नहीं, 3.4 आगे जो आपके ओमिटेड एक्सरसाइज है वहां पर भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, जो ऊपर टॉपिक मैंने लिखा है. बट क्योंकि वो कट गई है, तो इस टॉपिक को अब अपने को इसी एक्सरसाइज में कवर करना पड़ेगा. मैं टॉपिक को कवर करेंगे ना. पहले तो हम 3.4 में भी उसको कवर कर सकते थे, 3.1 में भी कर सकते थे, लेकिन अब तो पूरा का पूरा फोकस हम 3.1 में ही रखेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए. और ग्राफिकल मेथड तो सीखना है. ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड है. और फिर जब हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी तो हाफ एक्सरसाइज के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर है. सीक्वेंस में चलते हैं. ठीक है. यानी कि अभी अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. एक मेथड अभी वाला पेंडिंग है, उसी एक्सरसाइज के हाफ के बाद अब स्टार्ट होगा, फिर उसको स्टार्ट करें. ठीक है, शुरू करें. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन की आपको आपकी नोटबुक में ही नोट करना है, ग्राफिकल शीट में ही नोट करना है. नेचर ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक नोट डाउन करो. नेचर ऑफ फ्रेश पेज से सिद्धार्थ, नया टॉपिक हमेशा अगले पेज से. नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. नोट कर लिया? पहले बात करते हैं, रफली बात करते हैं कि तो व्हाट इज टॉपिक ऑल अबाउट, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक. स्टार्ट करें, बोलो. अब इसको ढंग से समझने के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है हमने पीछे. कहाँ है वो क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज का बताओ? 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड. सब लोग रफली उस आप पहले तो चलो आपको दोनों मेथड नहीं आते थे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन. आपको दोनों मेथड आते हैं, जिसकी जो मर्जी हो. सब्स्टिट्यूशन से इच्छा कर रही है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से माने तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो, दोनों से माने दोनों सॉल्व करो. एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करो.
वो है हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है। जल्दी से रफली ट्राई करेंगे, क्विकली, जिसको जो मेथड से मन हो। हालांकि सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में है, बट आप चाहो तो, आपका मन है अगर एलिमिनेशन से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। कोई नहीं रहा है तो देखते हैं और उससे होता है कि नहीं होता है। कौन से मेथड से ट्राई किया? एलिमिनेशन से किया। अब हो क्यों नहीं रहा उसके बारे में भी सोचो, ऐसा क्या हो गया कि नहीं हो रहा। और अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो ना हो, तो ये तो पंगा हो गया। अब तक तो हम इस भ्रम में थे कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से जो चाहे हो जाता है। अब ये एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा निकल गया जो नहीं हुआ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ पंगा है। अब सब्स्टिट्यूशन से भी कर लो, अगर कर लिया तो एलिमिनेशन से हुआ। हर्षिता, हो गया? एक्स और वाई की वैल्यू आ गई? नहीं हो रहा। कौन से मेथड से ट्राई किया आपने? मेरे एलिमिनेशन से किया। आ गए एक्स और वाई की वैल्यू? वाई की आई, एक्स की निकालो। होने का हुआ। कौन से मेथड से ट्राई किया? एलिमिनेशन। हुआ। पूर्णिमा हुआ। एंड सक्षम, एक्स की आ गई तो वाई की भी निकाल लो फिर। अगर किसी की एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरी तो निकाल ही लेगा। आगे हर्षिता एक्स वाई, ठीक है। सक्षम आपका? गलत आ रही है? चलो, हर्षिता बताओ एक्स कॉमा वाई क्या निकला आपका, मतलब सॉल्यूशन क्या निकला, फाइनल सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन देखो कोई भी पूछे ना तो एक्स से स्टार्ट करो। एक्स कॉमा वाई इक्वल, सॉल्यूशन कैसे बताते हैं? एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जो भी आपका आया, 2 कॉमा, अच्छा 2/3 कॉमा, 2/3 एक्स की वैल्यू आई कॉमा वाई की -1। ओके, अब सब लोग इधर फोकस करो। अगर ये सॉल्यूशन सही है तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। चेक करें। पहली इक्वेशन क्या है? 3x - y। तो 3 × x की जगह क्या लगाएंगे? -y की जगह क्या लगाएंगे? चेक करें। 3 3 कट गया। 2 माइनस माइनस +1, 2 + 1, देखो आरएचएस में क्या आ रहा है? 3। तो एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर दी इसने। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो 9 × x की जगह 2/3, आगे बोलो। -3 × -1, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और +3 = 9। मैच तो हो गया, ये भी मैच हो गया और ये भी मैच हो गया, दोनों मैच हो रहे हैं, तो फिर तो करेक्ट है। आप बताओ पूर्णिमा, एक्स की तो 2/3 निकाली है और वाई की नहीं निकल रही है। वाई की नहीं निकल रही है, निकालो, जल्दी निकालो। सक्षम, आपका आया कोई आंसर? हम्म।
अच्छा हर्षिता, आपने कौन से मेथड से ट्राई किया? एलिमिनेशन में आपने कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया, वाई को या एक्स को? पहले वाई को एलिमिनेट किया, तो वाई तो का कोएफिशिएंट 1 है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बन गया वो 9x माइनस इक्वल टू 9। फिर आगे क्या किया, उसको आगे कैसे सॉल्व किया, माइनस किया कि प्लस किया? साइन सेम है दोनों के, साइन सेम है तो प्लस करते हैं, माइनस किया। ठीक है, तो फिर माइनस किया तो क्या यार, सपोज करो ये 3x है, ये 9x बन गया होगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करके, ये -3y बन गया होगा, और वो 3 3 जा 9 बन गया होगा। अब किसको किस में से घटाया? ठीक है, खत्म। -3y को सॉल्व करेंगे तो -9y आएगा। कैसे? -3y, फिर माइनस कर रहे हो, -3y, -3y में से -3y माइनस कर रहे हो, कितना आ रहा है? -3y माइनस माइनस +3y, कितना आ रहा है? -3y +3y क्या बनता है? 0y। आपका 9 कैसे हुआ? 3 और 3 9 कैसे हो सकते हैं? 3 और 3 9 तो हो ही नहीं सकते, अगर होते भी तो 6 होते हैं। अगर होते भी तो क्या होते हैं? 6 होते हैं। बट फिर भी आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है ना? सोचने वाली बात यह है कि गलत किया है, बट फिर भी जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये कैसे हुआ? तो ये तो कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं आज हमारे साथ, है ना? सुबह पहले। अच्छा जी, चलो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग। सबसे पहले जो हर्षिता ने ट्राई किया उस पर बात करो। हर्षिता ने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट? इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, ताकि जो ये y है ये 3y बन जाए और इनका कोएफिशिएंट मैच हो जाए। एलिमिनेशन से ट्राई करोगे तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3x इंटू 3 क्या होता है? 9x। उसके बाद 3 इंटू वाई क्या होता है? -3y। और 3 3 जा क्या होता है? 9। ऐसे ही किया, बोलो, बताओ ऐसे ही किया? तो फिर आपने कौन सी दो इक्वेशन को कंसीडर किया? एक तो इसको जो नई बनी है इसको कंसीडर किया होगा, और एक और कौन सी इक्वेशन है जिसको कंसीडर किया? नीचे वाली। अब जब अपन इस स्टेज पर आके जब अपन ये दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो वो दो अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। अभी चेक करो, ये अलग अलग है क्या? हम्म, ठीक है। अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट वर वी डिस्कसिंग, कि अगर इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इक्वेशन बनती है 3 x -3y इक्वल टू 3 3 9, ये जो इक्वेशन बनती है, ये इस इक्वेशन से जो ऑलरेडी गिवन दूसरी इक्वेशन है इससे हूबहू मैच करती है। तो एक कोएफिशिएंट मैच करता है तो चलता, दो करता है तो चलता, तीनों ही कर रहे हैं। ठीक है, कितने करने चाहिए पता है? जब अपन किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो एक्स और वाई में से कोई एक ही कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए, दोनों नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो कोएफिशिएंट मैच करता है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। भाई सपोज करो एक्स का कोएफिशिएंट मैच करता है, तो हर जगह पर इक्वेशन माइनस करते हैं तो ये एक्स का कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो जाता है, इक्वेशन वाई में ले जाती है। अगर वाई का मैच करता है तो फिर हम माइनस करते हैं तो वाई का एलिमिनेट हो जाता है, इक्वेशन एक्स में आ जाती है। लेकिन अगर दोनों ही मैच कर रहे हैं तो दोनों एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे? अभी मैं इसको माइनस करूंगा तो 9 में से 9 ये भी खत्म होगा, और -3 में से -3 माइनस करेंगे, सेम में से सेम चीज कभी भी माइनस करेंगे। 2 -0 बनता है, 7 -7 0 बनता है, 5 -5 0 बनता है, 11 -11 0 बनता है। तो -3 में से -3 माइनस करेंगे, सेम में से सेम माइनस करेंगे, ये भी 0 बनेगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट होगा। इधर देखो कांस्टेंट टर्म की एलिमिनेट हो रही है, 9 -9। बोलो, हो रही है?
कांस्टेंट टर्म 9 माइनस 9 तो एलिमिनेट हो रही है, तो देखो 9x में से 9x गया 0x, -3y में से -3y गया 0y, और 9 में से 9 गया 0। तो इक्वेशन में इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, 0 बराबर इक्वेशन ऐसी बन गई 0 बराबर 0। अब 0 बराबर 0 में ना तो कोई x की टर्म बची ना y की टर्म बची, तो x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम। ठीक है, अब आपका लेकिन जो वो गलती से जो आंसर आ रहा है वो मैच क्यों कर रहा है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब नहीं निकाल सकते तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए, और अब तक जितने भी सवाल थे उनका निकाल पा रहे थे। तो ध्यान से देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं, इसमें जो दो इक्वेशंस गिवन हैं, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। अगर इसको इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया तो ये वाली इक्वेशन बन गई, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन से 3 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो ये 3x, -3y में से कॉमन ले लूं 3y, और 9 में से 3 कॉमन ले लूं 3, तो ये ऊपर वाली बन जाती है। ऊपर वाली को 3 से गुणा करते हैं तो नीचे वाली बन जाती है, नीचे वाली को 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर वाली बन जाती है। दैट मीन्स ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको दे ही एक ही इक्वेशन रखी है उसमें, और एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, और ये दो नहीं है, ये तो एक है। ठीक है, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं बच्चों, x + y = 5, ठीक है, अब आपने कहा कि सर एक और दो, और मैंने आपको दूसरी इक्वेशन दे दी 2x + 2y = 10, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्या, दूसरी इक्वेशन मिल गई क्या आपको, अरे उसी का दुगना करके दिया है, ये अलग इक्वेशन दी नहीं मैंने आपको, ऐसे तो तीसरी भी दे देता हूं, 3 से गुणा करके ले लो, 3x + 3y = 15, ये लो 3 3 दे दी, अभी भी 3 दी, एक ही इक्वेशन दी है, उसी को तो दुगना किया, उसी को तिगुना किया। समझ आ रहा है, अपन एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7, तो वो तो सेम ही इक्वेशन बनती है, अलग से इक्वेशन थोड़ी ना बनती है। समझ गए, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, एक ही इक्वेशन है, और जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हमको चाहिए होती हैं। ठीक है, क्लियर है, तो जब पेयर आएगा तो सॉल्व करने से पहले अपन क्या देखेंगे, क्या दो अलग अलग इक्वेशन दे तो रखी है क्या उसमें, ऐसा तो नहीं कि इसी का कुछ गुना है, इसी को 3 से गुना करके बन रही हो, तो फिर उसमें दो अलग अलग इक्वेशन ही दे रखी है, एक ही इक्वेशन दे रखी। समझ आया, ओके, गॉट इट, क्लियर है। अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो भी 0 = 0 बनेगी, करके देख लेना, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो भी 0 = 0 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब तक अपन जितने भी चीजें कर रहे थे उसमें जो सॉल्यूशंस आ रहे थे, फाइनल आंसर आ रहा था x, y, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सिंगल सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है, जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन अपन निकालते हैं किसी भी पेयर का, जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरीके के होते हैं, तो वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3। पहला तरीका है यूनिक सॉल्यूशन, जो अब तक अपन निकाल रहे हैं पूरे चैप्टर में, जो जितने भी सॉल्यूशन अपन ने निकाले सब यूनिक निकले। यूनिक का मतलब सिंगल निकले, x की एक ही वैल्यू निकली, y की एक, यूनिक मतलब समझते हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं यूनिक, अद्वितीय। यूनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय, जिसके समान कोई द्वितीय चीज नहीं हो, दूसरी चीज नहीं। ठीक है, जैसा कहते हैं ना ताजमहल यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो अब तक जो अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, यूनिक। उसके अलावा दो नेचर और होते हैं सॉल्यूशंस के। हम कभी भी कोई पेयर को सॉल्व करेंगे तो या यूनिक निकलेगा यानी सिंगल निकलेगा, या फिर निकलेगा ही नो सॉल्यूशन। दूसरा केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन, निकलेगा ही नहीं। और तीसरा केस कौन सा है, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत सॉल्यूशंस निकलेंगे। या तो यूनिक निकलेगा, या नो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, या फिर अनंत निकलेगा। फिर से बोलो, पहला नेचर कैसा है सॉल्यूशंस का, यूनिक, जो अब तक निकल रहा है। दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अभी इस क्वेश्चन में यूनिक तो है नहीं, यूनिक तो कब निकलता है, जब अपन एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है।
अभी तो सॉल्व हुआ ही नहीं ना, तो यूनिक वाला केस तो है नहीं, तो बचा कौन सा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पता लगाओ कि ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। क्यों? क्योंकि अभी आपने तुक्के में गलती से एक सॉल्यूशन निकाला, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कर रहा ही नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन में तो कोई भी नहीं करता ना भाई। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, कोई दुनिया में ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। लेकिन अभी आपने इस तुक्के में गलत सॉल्यूशन निकाला और सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये कौन सा केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस है। यानी कि दुनिया में अनंत सॉल्यूशंस हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। एक तो इन्होंने बताया, एक आध मैं बता देता हूँ। देखो एक सॉल्यूशन और बताता हूं मैं जो इसको सेटिस्फाई।
है ना, अभी जो मैंने आपको रफली बात बताई है ना, यही अपने को टॉपिक में लिखनी है। ये कि ये सेम टू सेम बात आपको लिखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है जब x का कोएफिशिएंट मैच हो जाए तो y का नाम मैच हो, और y का मैच हो जाए तो x का नाम, दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कौन जो कोएफिशिएंट है मैच होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है। मेनी सॉल्यूशन का केस कौन सा है, जो भी मैंने करके बताया, जब तीनों ही मैच हो जाए, x वाला भी मैच हो जाए, y वाला भी मैच हो जाए, और कांस्टेंट भी मैच हो जाए। ओके। और नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा है, जब x और y वाला तो मैच हो जाए पर कांस्टेंट वाला मैच। ठीक है। अब ये जो बात अपन ने अभी रफली कही है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इनके कोएफिशिएंट्स का नाम क्या होते हैं बताओ। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी अपन ने स्टार्टिंग में। क्या थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके कोएफिशिएंट्स के नाम क्या हो गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो अभी अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशन में इन 6 कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे। इन 6 कोएफिशिएंट्स की मदद से अपन बता सकते हैं कि किस प्रकार का नेचर है। ठीक है। ओके। सो टॉपिक नेम नोट डाउन कर लिया था सबने, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो सबसे पहले पहला सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, एक बार लिखते जाओ और फिर समझते भी जाओ साथ में। और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसमें जो रेड लाइन है वो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और जो ब्लू लाइन है वो दी हुई लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिख लो एक बार सारा। ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसके बाद ये दो लाइंस हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखा। ओके। अब समझते भी जाओ, देखो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आप बनाते तो जाओ एक बार, पर अभी इसको समझो मत, मतलब इस पे ध्यान मत दो, ध्यान केवल इधर दो। देखो हमारे पास 6 कोएफिशिएंट्स हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। सबसे पहले अपन a1 a2 b1 b2 पे ध्यान देंगे, c1 c2 पे ध्यान देंगे ही नहीं। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे, a1 a2 b1 b2 पे ध्यान देंगे। अगर a1 बाय a2 यानी a1 और a2 का जो रेशियो है b1 और b2 के रेशियो से मैच नहीं हो, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। मैच नहीं होना चाहिए, अभी अभी मैंने क्या बताया, x का कोएफिशिएंट मैच हो रहा है तो y का नहीं होना चाहिए, और y का हो रहा है तो x का नहीं होना चाहिए, यानी इनका रेशियो मैच नहीं होना चाहिए, तब तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और ये वही केस है जो अब तक अपन बहुत सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे, उसमें a1 बाय a2 का जो रेशियो था b1 बाय b2 के रेशियो से मैच नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करें, ये जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, ऐसे ऐसे करके दो इक्वेशंस गिवन होंगी, तो इनका जब अपन ग्राफ में इनको प्लॉट करेंगे, ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि अपने एक्सप्लेन करना है, तो ऐसी दो लाइंस बनेंगी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जरूरी नहीं हो यहाँ कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे, पर ऐसी दो लाइंस बनेंगी
जो एक पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। सिंगल पॉइंट में पता है क्यों कर रही है इंटरसेक्ट? क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक मतलब सिंगल है, सिंगल, यानी दुनिया में एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इस लाइन पर भी आता है और इस लाइन पर भी आता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा, सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, सपोज करो मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5 के सॉल्यूशंस बताओ। क्या बताओ? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई करती हो। तो मोनिका ने बताया सर 1 प्लस 4 5 होता है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 ले लो। किसी ने कहा कि सर 2 प्लस 3 भी तो 5 होता है। किसी ने कहा सर 3 प्लस 2 भी तो 5 होता है। और किसी ने ऐसे कहा 0 प्लस 5 भी तो 5 होता है। अच्छा, किसी ने क्या कहा -7 प्लस 12 भी तो 5 होता है। तो ये जो आ रहे हैं ये सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन क्या निकला? 1,4। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला? 2,3। तीसरा सॉल्यूशन क्या निकला? चौथा क्या निकला? पांचवा क्या निकला? तो ये वो सॉल्यूशंस हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब होता है क्या? जैसे ही आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे, क्या बनेगा? लाइन बनेगी। क्योंकि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है इसका? लीनियर इक्वेशन। तो जैसे ही हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। लीनियर के अंदर लाइन छुपा हुआ है, क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाए करेंगे, या यूं कहूं ये स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स से पास थ्रू होती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो समझ आया? किसी भी इक्वेशन के जब अपन सॉल्यूशंस निकालेंगे तो वो जो भी सॉल्यूशंस निकलेंगे वो उसके ग्राफ वाली लाइन पर हमेशा पाए जाएंगे। या यूं कहें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन पॉइंट्स से पास थ्रू होकर निकलेगा। 1,4 से 2,3 से एक 2D ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हो ना, 1,4 का है, 2,3 का है, कार्टेशियन प्लेन सिखाना ना पड़े। तो उसमें वो जो लाइन बनेगी वो इन पॉइंट्स से पास थ्रू होती हुई जाएगी। अब अपन बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक इक्वेशन को मिलकर एक और इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन सपोज करो मैंने ये लिख दी कि x2x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब अपने को एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो उसका इसका मतलब दोनों का है। तो वो यूनिक अगर निकलता है, सिंगल अगर निकलता है, दैट मींस सिंगल पॉइंट दुनिया में ऐसा है जो इस लाइन पे भी लाया करता है और इस लाइन पे भी लाया करता है, जो दूसरी की है। तो वो जो सिंगल पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पे लाया करेगा, वो सिंगल पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? फिर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लाया करेंगे। एक और कहीं लाइन है तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स लाया करेंगे। अब एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों पे लाया करेंगे, तो बताओ दोनों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। नो सॉल्यूशन वाले केस में लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं, दोनों भिड़ेंगी नहीं। अब दोनों लाइंस भिड़ेंगी नहीं तो कैसी लाइंस होंगी? इमेजिन करो कैसे होंगी। रेट तो सारी है, लाइन सारी स्ट्रेट है, फिर घूमती फिरती लाइन पैरेलल। कैसे होंगी दोनों लाइंस? पैरेलल। जैसे रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक के बीच में से इक्वल गैप होता है, वो पूरी मिल नहीं सकती है। तो ऐसी अगर दो लाइंस में बनना तो वो पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे से कभी भिड़ेंगी नहीं, तो उनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, मतलब कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा। इसके अलग और इसके अलग तो निकलते रहेंगे लेकिन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जो इसका भी है और इसका भी। और मैंने सॉल्यूशन वाला जो केस होता है उसमें जो दो लाइंस बनती हैं वो एक के ऊपर दूसरी बनती है, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होती है। इधर भी इंटरसेक्ट होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, बहुत सारे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसलिए वाला केस क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन वाला केस। तो अगर आप खुद भी ग्राफ में दो लाइन बनाओगे तो तीन बातें हो सकती है, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, या एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करना, या बार बार। इसके अलावा चौथी चीज हो सकती है, बताओ कोई भी दो सीधी लाइनें दो बार इंटरसेक्ट कर सकती है? कर सकती है? आप बताओ। तीन बार कर सकती है? दो सीधी लाइनें में उनको इंटरसेक्ट कराना एक दूसरे से कितनी बार इंटरसेक्ट करा सकते हो? या तो एक बार, या एक बार भी नहीं, या बार बार। इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या?
तो ये कैसा, मेरी तो लाइन दो बार इंटरसेक्ट करेंगी, पॉसिबल ही नहीं। बार बार लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, ये इसकी लाइन जितनी ले लो अगले की लाइन थोड़ी सी बड़ी ले लो, तो बात पूरी बिल्कुल उसके ऊपर आगे समान नहीं, तो बार बार इंटरसेक्ट कर रही है ना। बताओ इसके अलावा हो सकता है क्या कुछ? हाँ देखो, ये लाइन है, अब दूसरी जो लाइन है वो एक बार तो यूं इंटरसेक्ट कर सकती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी एक बार। कोई कहे सर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करे तो ऐसे पैरेलल होगी, और कोई कहे बार बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर समाई हुई होगी। तो ये तीन ही तो केस हो सकते हैं। दो बार इंटरसेक्ट कैसे कराओगे? मान लो एक बार ऐसे करा दिया, अब उसको क्या तोड़ ऐसे घुमा के इधर लेके आओगे क्या? लाइन सीधी है, घूमेगी कैसे? समझ गए क्या? क्लियर है? जो चीज घूम सकती है उसको तो कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्व। और अभी अपन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कर्व नहीं होता, सीधी लाइन होती। सीधी लाइन घूम नहीं सकती, तो दो बार इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो जो हम पहला केस पढ़ रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला, उसमें जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, यही पॉइंट इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कोई पूछे इनकी जो लाइंस आप बनाओगे, लाइंस कैसी बनेगी, तो आप क्या कहोगे? इनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। जो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं उनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो तीनों बातें याद रखो। यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें लाइंस कैसे बनेगी? इंटरसेक्टिंग बनेगी। और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कैसा होगा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला हो। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन पे आए, सेकंड नेचर पे आए, आ जाए। देखो, अब तक अपन a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 कर रहे थे। अब अगर अपन ने इन दोनों को इक्वल कर दिया, क्या कर दिया? तो इक्वल करने के बाद सवाल आता है कि ये दोनों आपस में तो इक्वल हैं, पर क्या ये C1 बाय C2 के इक्वल है क्या? अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आगे का सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है तो आगे का सवाल पैदा होता है कि अब ये दोनों उसके भी इक्वल हैं या नहीं। तो अगर ये दोनों उसके इक्वल नहीं है तो कैसे नो सॉल्यूशन, और तीनों ही इक्वल है तो कैसे मैच। ठीक है, याद हो गया? पहले किसका रेशियो मैच करोगे? a1 बाय a2 और b1 बाय b2। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आप वहीं स्टॉप कर दोगे, कह दोगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दोनों मैच हो गए तो फिर आगे वाले को चेक करोगे c1 बाय c2 से कि उससे मैच होके होगा ही नहीं। अगर उससे मैच नहीं हुआ, ये दोनों मैच हो गए लेकिन आगे वाले से मैच नहीं हुआ, तो केस कौन सा है? नो सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों भी मैच होगा, आगे वाला भी मैच हो गया, तीनों ही मैच हो गए, तब कौन सा केस है? मैच सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई केस नहीं। ठीक है, तीनों याद हो गए? ओके, यूनिक सॉल्यूशन के बाद क्या कहा मैंने? अगला केस है नो सॉल्यूशन का। इसमें a1 बाय a2 b1 बाय b2 से तो मैच होता है, पर c1 बाय c2 से मैच नहीं होता। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी कोई पैरेलल लाइंस बनती है जो कभी ना भिड़े। अब वो जरूरी नहीं है ऐसी बने, वो ऐसी भी बन सकती हैं, वो ऐसी भी बन सकती, कैसी भी बन जाए, पर बनेगी कैसी? पैरेलल लाइंस में। ये एक मतलब एग्जाम्पल है। हेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट? पैरेलल लाइंस। और ऊपर वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करना नहीं, याद रखो। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट? और पैरेलल लाइंस जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे। अब तीसरा और आखिरी आ रहा है जो बार बार इंटरसेक्ट करे। इतना लिख लिया? इतना लिख लिया?
तीसरा और आखिरी केस आ रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें तीनों ही मैच कर जाएंगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही मैच कर गई। और इसमें देखो लाइंस कैसी बन रही है, एक लाइन बन रही है, दूसरी उसी के ऊपर समाई हुई है, देख पा रहे हो? एक लाइन रेड कलर की देख रहे हो, फिर उसके ऊपर देखो ब्लू कलर की लाइन जो है उसी के ऊपर समाई हुई है। तो अब ये दोनों लाइंस बार बार इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? कितनी बार कर रही है बताओ? अनंत बार कर रही है, क्योंकि पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, अपन गिन नहीं सकते इतने सारे पॉइंट होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट है? 1.1, 1.2, 1.3, 1, फिर 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, 1.11, 1.12, 1.13, उनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर समाई हुई है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इस प्रकार की लाइंस को क्या बोला जाता है? को इंसिडेंट लाइंस। क्या बोला जाता है? को इंसिडेंट लाइंस। समझ आया? तीनों नेचर समझ में आ गए? हम्म। तीनों नेचर समझ में आ गए बेटा? हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? तो कितनी प्रकार के नेचर होते हैं? बोलो कौन कौन से? यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस कैसी बनती हैं? यूनिक। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब भी बताओ। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पे आपस में भिड़े, वो होती है इंटरसेक्टिंग। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा था? नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी बनती हैं? पैरेलल। नो सॉल्यूशन मतलब भिड़े ही नहीं, एक भी पॉइंट पे नहीं भिड़े, ठीक है। थर्ड केस कौन सा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या केस है? इसमें लाइंस कैसी बनती हैं? लाइन के ऊपर लाइन, यानी बहुत बार इंटरसेक्ट करें। क्या क्या बोलते हैं इसी लाइंस को? को इंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइंस। अब अगर आपको दो इक्वेशंस दे दें और आपसे पूछे नेचर बताओ, तो कैसे बताओगे? जैसे एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, आपसे नेचर पूछा है, तीनों में से कौन सा नेचर है, कैसे बताओगे? आप सबसे पहले इसमें से B1 C1 अलग करोगे, इसमें से A2 B2 C2 अलग करोगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? A1 B1 A2 B2 को कंपेयर करोगे, यानी A1/A2 रेशियो निकालोगे, B1/B2 रेशियो निकालोगे। अगर ये इक्वल नहीं आया तो आप कह दोगे कौन सा है? पहला केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। अगर ये इक्वल आ गया तो आप तीसरे से भी कंपेयर करोगे, C1/C2 से। अगर ये C1/C2 के इक्वल नहीं आए दोनों, भाई दोनों आपस में तो इक्वल है लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है, तो आप क्या कह दोगे? दूसरा केस, नो सॉल्यूशन। और अगर इन केस ये तीनों इक्वल आ गए तो फिर आप क्या कह दोगे? लास्ट वाला केस, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये जो तरीका है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये तरीका है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का अलजेब्रिक मेथड है ये। तीनों में से कौन सा नेचर है ये पता करने का कौन सा मेथड है? ये अलजेब्रिक मेथड। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से अगर आपको पता करना है कि तीनों में से कौन सा केस है, तो आप लाइंस बनाओगे, इक्वेशन से लाइंस बनाएंगे। वो लाइंस आप कल की क्लास में सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो वो हम लाइंस बनाएंगे, लाइंस अगर एक बार भिड़ी तो कह देंगे पहला केस है। लाइंस एक बार भी नहीं भिड़ी, पैरेलल बनी, तो कह देंगे दूसरा केस है। और लाइन के ऊपर लाइन बनी तो कह देंगे तीसरा केस है। तो ग्राफिकल तरीके से भी पता लगा सकते हैं नेचर, लाइंस को देखकर। और अलजेब्रिक तरीके से पता लगा सकते हैं नेचर, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के रेशियो को देखकर। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। तो वाइंड अप करें आज खास, बाकी सारे क्वेश्चंस कल करेंगे। इसमें बताओ कौन सा नेचर था फिर जो क्वेश्चन हमसे कल नहीं हुआ? बताओ जल्दी से, कौन सा नेचर था इसमें? ये तो मैंने बता दिया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे? देखो A1 क्या है? 3, A2 क्या है? -1। अच्छा, जब आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हो तो पहले सबको LHS में लेके आओ, फिर निकालो। तो 3 इधर आएगा तो -3, 9 इधर आएगा तो -9, RHS में 0 आ गया। तो बताओ A1 क्या है? 3,
B1 क्या है -1, C1 क्या है -3, A2 क्या है 9, B2 क्या है -3 और C2 क्या है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 को कंपेयर करोगे ओनली, तो 3/9 करोगे आप, और इधर क्या करोगे -1/-3, तो 3/9 को काटो क्या मिलता है 1/3, और इधर माइनस माइनस को प्लस करें तो ये भी क्या मिलता है 1, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये इक्वल आ गए तो तीसरे से भी मैच करने की कोशिश करोगे, तो तीसरा क्या है -3/-9, माइनस माइनस फिर से कट गया और ये 3 से 1, तो तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गए तो कौन सा केस था, लास्ट वाला केस था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में लाइंस बनाने जाओगे, इसकी और इसकी लाइन बनाओगे तो कैसी लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी एक के ऊपर एक। सारा थ्योरी क्लियर है ना, अब कल से आते ही हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।